हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इंडिया जीके में आज हम जो एचएसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें भारत का भूगोल से शुरू करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच एक सीमा रेखा है। भाई, जो अपनी मैकमोहन रेखा है वो किन दो देशों के बीच है। एक तो अपना इंडिया हो गया, दूसरा क्या है, चाइना। ठीक है, तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत, ठीक है, ये भात्र गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1914 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित हुई थी। तो जो ये मैकमोहन लाइन है ये भारत और चीन के बीच में, जो ये अपना यहाँ पर ब्रिटिश थे वो हेनरी मैकमोहन उसके द्वारा बनवाई गई है। कब बनवाई गई है? 1914 में शिमला सम्मेलन में ये बनवाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल है, सबको पता है। तो मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। इम्फाल मणिपुर का सबसे बड़ा शहर है। मणिपुर का ये क्या है? सबसे बड़ा शहर है। ये घाटी है चारों तरफ, मतलब पहाड़ियों से ये घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा झारखंड की राजधानी है? झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। अब ये इंडिया जीके है, तो इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन है एचएसएससी वाले वो करेंगे हम इसमें। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। और झारखंड का अलग राज्य के रूप में गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। तो झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था, बाद में बिहार और झारखंड को क्या कर दिया? अलग कर दिया। झारखंड उसमें से अलग कर दिया। कब? 15 नवंबर 2000 को। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वातावरण में सबसे नीचे कौन सा स्तर है? तो सबसे नीचे कौन सा स्तर है? क्षोभ मंडल। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे निचला स्तर कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर, ये याद रखना आपने। और जो मौसम की जितनी सारी, जैसे वर्षा है, कोहरा है, जो ये फॉग वगैरह होता है, ओलावृष्टि है, मतलब ओले जब आते हैं, बारिश आती है, कोहरा होता है, ये सारे इस परत के अंदर होते हैं। तो साइंस में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की वातावरण की वो कौन सी परत है जिसमें वर्षा होती है, जिसकी वजह से कोहरा होता है और जिसमें ओले की बारिश होती है। तो वो रहेगी क्षोभ मंडल। ठीक है, 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है और सबसे निचला स्तर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो देखिए, बहुत ये दोबारा फिर रिपीट हुआ है, भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। यह रेखा चीन के तिब्बत, जो तिब्बत ने वो तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है, और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। मतलब चीन ने तिब्बत में से की ये लाइन अपने भारत के अरुणाचल प्रदेश तक निकाली हुई है। ठीक है, चीन की साइड तो तिब्बत तक हो गया और भारत की साइड ये अरुणाचल प्रदेश तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दक्षिणतम छोर बिंदु कौन सा है? जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जब बोला जाता है ना, तो उसमें ये अंडमान और निकोबार को भी ऐड किया जाता है। अगर खाली ये पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताओ, तो होता है कन्याकुमारी। लेकिन जब ये बोला जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताइए, जब उसमें अंडमान और निकोबार को भी क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। तो ये रहेगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट है, ये निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में है। यह सन 2004 में सुनामी जो लहरें आई थी, मतलब जो ये इसमें समुद्र में जो लहरें आती हैं, समुद्री लहरों के कारण जलमग्न हो गया था, मतलब जल में डूब गया था ये पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरिन, मतलब अगर भूमि भूमि स्थल, मतलब धरती धरती को लिया जाए, पानी को न लिया जाए, अगर जो अंडमान निकोबार द्वीप है, द्वीप को न ले, तो हो जाएगा कोमोरिन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु है। लेकिन अगर हम ये माने कि पूरा भारत कहाँ तक है, उसमें अंडमान और निकोबार भी ऐड करो, तो अंडमान और निकोबार अपने नीचे आ गए, तो उनको भी ऐड करें, जब सबसे दक्षिणतम बिंदु ये हो जाएगा। तो दक्षिणतम बिंदु फिर कौन सा हो जाता है? हमारा इंदिरा बिंदु। और भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। मतलब ऊपर वाला उत्तरी बिंदु भी क्या है? इंदिरा कोल। और दक्षिणतम बिंदु भी क्या है? इंदिरा पॉइंट।
जब यहाँ पर अंडमान निकोबार को ऐड किया जाता है। और अगर अंडमान निकोबार को न ऐड किया जाए, सिर्फ धरती धरती मापी जाए, तो रहेगा तमिलनाडु का कन्याकुमारी। ठीक है, ये इंदिरा जो बिंदु है, इंदिरा कोल है, ये इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है। ठीक है, ये किसके नाम पर है? लक्ष्मी देवी, जो हमारी लक्ष्मी देवी है ना, उनका भी नाम क्या है? इंदिरा, तो उसके नाम पर ये, उनके नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम ये सोचे कि इंदिरा गांधी के नाम पर है, तो नहीं, 1912 में ये देवी लक्ष्मी के नाम पर रखे गए थे ये नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, कितने प्रतिशत पृथ्वी की सतह को भारत आवर्तित करता है? आवृत करता है मतलब अपने पृथ्वी पर, जो पूरी पृथ्वी है, ठीक है, पूरी पृथ्वी है ये, उस पर भारत कितने हिस्से में आता है? तो भारत आता है हमारा 2.4% हिस्से में। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर अपना भारत कितना हिस्सा है? भारत का कितना हिस्सा है? 2.4% सतह अपा, मतलब हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। मतलब विश्व में जो देश आते हैं, उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कौन से स्थान पे हैं? 7वें स्थान पे हैं। ये इंडिया जीके के क्वेश्चन हमने याद करने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत है, अब पृथ्वी के हम किस गोलार्ध में? हमने पहले क्या पढ़ा? इंडिया जीके पढ़ा, भाई इंडिया कहाँ पर है, हरियाणा, ये सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि अपना जो इंडिया है वो पृथ्वी में किस गोलार्ध में है। तो हमारा इंडिया पृथ्वी में उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, इस साइड है। ठीक है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये याद रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तरीय अक्षांश है ये, अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार, जो देशांतर होते हैं, वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है, देखो ये इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो अक्षांश है ए है, मतलब वो छोटा होगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश हो जाएगा। और देशांतर मतलब बड़ा है। ठीक है, ए पहले आता है, द बाद में आता है, तो देशांतर बड़ा हो जाएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में रहेगा? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में रहेगा। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? भाई भारत और श्रीलंका के बीच में जो लाइन है वो कौन सी है? तो वो है मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, ये पाल लिखा हुआ है, पाक आएगा। मन्नार की खाड़ी भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच में स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप और जो श्रीलंका का मन्नार द्वीप है उसके बीच में है मन्नार की खाड़ी। जबकि जो पाक की खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूर्वी तट, तमिलनाडु और श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिमी तट के मध्य स्थित है। मतलब यहाँ पर जो श्रीलंका है वो दो तरफ से लगता है ना, इधर से एक तरफ से तो लगेगा तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप से और श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी, तो यहाँ हो जाएगा मन्नार की जो लाइन हो जाएगी। ठीक है, खाड़ी मन्नार द्वीप के बीच में। और दूसरा पॉइंट कहाँ होगा? ये रहेगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अपना बंगाल की खाड़ी इधर है, यहाँ से भी ये टच होता है, तो बंगाल की खाड़ी और ये जो है श्रीलंका का, ठीक है, जो दूसरी है ये पाक स्ट्रीट है, ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट तमिलनाडु और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी तट के मध्य में रहेगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी हो जाएगा, तो इधर दो तरफ से होगा। तो मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रीट, मन्नार हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप और मन्नार द्वीप जो श्रीलंका है उसके बीच में। जबकि जो पाक की खाड़ी है वो अपना बंगाल की खाड़ी में जो दक्षिण पूर्वी तट है, तमिलनाडु और बंगाल के बीच का जो हिस्सा है, और जो ये श्रीलंका का दक्षिणी पश्चिमी तट है उसके बीच में हो जाएगी पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये दोनों हमने याद कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो कौन सा जल डमरू मध्य है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो अभी हमने पढ़ा। अभी यहाँ पे देखो मन्नार की खाड़ी तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पाक दिया हुआ है। तो पाक जल डमरू मध्य मतलब बीच का जो ये जो बीच में से बांटा जाता है इनका। ठीक है,
अंडमान और निकोबार डैश द्वारा पृथक हैं, तो अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। मतलब अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह 10 डिग्री अक्षांश उत्तर पर स्थित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अक्षांश में स्थित है या किस में, तो आपको पता होना चाहिए यह 10 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है। इसकी चौड़ाई लगभग 145 किलोमीटर है। 10 डिग्री अक्षांश के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ये पता होना चाहिए जो 10 डिग्री अक्षांश है ये बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का बृहत्तम राज्य मतलब सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहेगा, राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल याद होना चाहिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, जबकि उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। तो मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर और सबसे पहले नंबर पर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या रहेगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अक्षांश। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। ये हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया था। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश पूछा हुआ है, वो रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं है। तो कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं है, तो उड़ीसा रहेगा। कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्या, कर्क रेखा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, मतलब लंबवत का मतलब क्या है, 90 डिग्री पर चमकता है। ठीक है, तो उसकी 21 जून को याद रखना है, सूर्य जो है कर्क रेखा के बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मानक मध्याह्न रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। तो भारत की जो मानक मध्याह्न रेखा है वो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर से। यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जो मानक मध्याह्न रेखा है वो कितने अक्षांश पर स्थित है देशांतर पर, आपको ये पता होना चाहिए। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस अक्षांश के समय को पूरे देश का आधिकारिक समय माना जाता है। हम सबने पढ़ा है स्कूलिंग में जब एसएस पढ़ते थे कि जो पूरे भारत का मानक समय है वो कौन सी रेखा डिनोट करती है, तो भारत की जो मध्याह्न रेखा है उसके अकॉर्डिंग। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, ये पता होना चाहिए। जो ग्रीनविच के टाइम से अपना टाइम कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है। भाई उत्तर भाग में भारत भूमध्य रेखा के किन अक्षांशों के बीच में स्थित है, तो ये रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमने ये पहले भी किया हुआ है। निम्न में से कौन सा एक भूभद्र राज्य है। भूभद्र राज्य का मतलब क्या होता है, लैंड लॉक स्टेट, मतलब वो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। ठीक, कहीं पर भी जल उसके मतलब जल कहीं पर भी नहीं लगता, चारों तरफ भूमि ही है, तो वो क्या रहेगा, बिहार। ठीक है, जो गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, इनके चारों तरफ तो क्या है, कहीं पर खाड़ी आ रही है, कहीं पर ये समुद्र आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो उड़ीसा ये बिहार है ये क्या है, पूरी तरह से भूमध्य राज्य मतलब लैंड लॉक स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पर्वतीय पठारी और मैदानी क्षेत्र से है, तो ये भी इसी में करेंगे। महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणतम बिंदु पर
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। भाई कौन सा ऐसा बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं? तो ये रहेगा नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है। महाद्वीपीय पठार के नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। ये कहाँ आती है नीलगिरी की पहाड़ियां? ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के तीनों की सीमा पर 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। मान लीजिए अब ये पूछा जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो रहेगा डोडा बेट्टा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या है? मोरनी की पहाड़ियों का हमने हरियाणा जीके में पढ़ा है करो पॉइंट। मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है करो। मोरनी पहाड़ियां शिवालिक रेंज की, मतलब मोरनी की पहाड़ियां कौन सी रेंज में आती हैं? शिवालिक रेंज में। इस पर्वतीय स्थल की दो झीलें एवं घग्गर नदी यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी, और यहाँ पर दो झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में सैंडल, ठीक है, सैडल चोटी अवस्थित है? तो सैडल पीक भी बोलते हैं, सैडल चोटी भी, ये रहेगा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक है, सैडल चोटी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। यहाँ सैडल पीक नेशनल पार्क भी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो रहेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब देखिए, भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भाई जो हिमालय का एरिया भारतीय में आता है, भारत में आता है, अपने अंडर आता है भारत के, उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? कंचनजंगा। वैसे कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट। लेकिन इंडिया के क्षेत्र में जो सा हिमालय आता है उसकी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। यह सिक्किम की पहाड़ी में पड़ती है, जबकि केटू भारतीय क्षेत्र में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। इन दिए गए विकल्पों में से तो कंचनजंगा हो जाएगी, लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी हो जाएगी? केटू। यह चोटी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, मतलब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, ये वहां रहेगी। तो ऑप्शन गिवन था कंचनजंगा, ठीक है, लेकिन अगर वैसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची कौन सी रहेगी हिमालय की, फिर वो रहेगी केटू, और अभी ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों की स्रोत है, ऐसी एक नदी बताइए भाई जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो रहेगी टांगरी नदी। ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है, ये हमने हरियाणा जीके में बहुत बार पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक पहाड़ी डैश के जिले में स्थित है? शिवालिक पहाड़ी डैश के जिले में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा ये? अंबाला। ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ है? अंबाला में। जो शिवालिक की पहाड़ियां है वो बाहरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, मतलब हिमालय के जो आउटर रीजन की कौन सी है? ये पहाड़ियां हैं। यह हरियाणा के अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिले में फैली हुई है। शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ कहाँ है? हरियाणा का अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में। यह श्रृंखला सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। तो शिवालिक की जो श्रृंखला है वो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हिमालय पर्वतीय पहाड़ियों में से कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग में संलग्न नहीं है? मतलब कौन सी म्यांमार भाग से जुड़ी हुई नहीं है? तो नागा पहाड़ियां नहीं जुड़ी हुई। कौन सी जुड़ी हुई है? लुशाई है, पटकाई है और जयंतिया है। तो पटकाई पहाड़ियां भारत के पूर्वी उत्तर पूर्वी सीमा पर बर्मा से लगी हुई है। ठीक है। पटकाई पटकाई पहाड़ियों में पटकाई बम, गारो, खासी, जयंतिया और लुशाई पहाड़ियां शामिल हैं। ये पहाड़ियां भारतीय राज्य असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की तथा बर्मा की सीमा पर, बर्मा जो म्यांमार है उनसे जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी पहाड़ियां हैं जो म्यांमार से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो ये रहेगा नागा पहाड़ियां नहीं जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के डैश भाग में है? तो शिवालिक तो ऊपर है, तो उत्तर पूर्व में। ठीक है। हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में, यानी पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवालिक की पहाड़ियां हैं। इनकी ऊंचाई 900 मीटर से 1200 मीटर तक है। पंचकुला जिले में मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा में सबसे ऊंची पहाड़ी है, मतलब जो शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन सी हो जाएगी? मोरनी, जिसकी सर्वोच्च चोटी करो है। इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? करो। करो की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 1467 मीटर है। ये सारी बातें हम हरियाणा जीके में पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है? अब देखिए, पहले पूछा गया था नीलगिरी से रिलेटेड, अब पूछा है डोडा बेटा चोटी किस पे है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। जो डोडा बेटा है तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जो ऊंट का मंड है ना, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो रहेगा अनाईमुड़ी। ठीक है। और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर ये स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर है, याद रखना है। कौन सी पहाड़ी पर है? अन्नामलाई पर। और डोडा बेटा कौन सी में रहेगी? नीलगिरी पहाड़ियों में, ये तमिलनाडु में है। 2637 इसकी ऊंचाई रहेगी। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली हो जाएगी अन्नाईमुड़ी। अब देखिए, दक्कन पठार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो दक्कन का पठार है, मतलब दक्षिण का जो पठार है, उससे संबंधित कौन सा कथन में से जो है गलत है? तो देखिए, पहला कथन क्या गिवन है कि इसकी सीमा पश्चिम में पश्चिम घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकल श्रेणी और महादेव की पहाड़ियां हैं। तो ये तो सही है। इसकी पश्चिमी पहाड़ियां स्थानीय स्तर पर विभिन्न नामों से, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, दक्कन के पठार से रिलेटेड है, महाराष्ट्र में इनको सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटक में नीलगिरी, और तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ियां, और केरल में कार्डामम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है। अन्नाईमुड़ी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है और अन्नाईमुली की पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से सबरीमाला पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो ये गलत है। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो ये सबरीमाला न होते हुए यहाँ पर नीलगिरी होगा। ठीक है, न कि सबरीमाली पहाड़ियों पर। अतः वही जो जो ऑप्शन डी है ये गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघालय पठार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाई, मेघालय पठार से रिलेटेड पूछा गया, कौन सा कथन असत्य है? देखिए, फर्स्ट क्या गिवन है, यह आगे गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों में उपविभाजित है। ऑप्शन आगे क्या गिवन है, यह पठार मुख्य प्रायद्वीपीय समूह से अलग है। यह कोयला, लौह अयस्क, सिलेमेनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसी खनिज स्रोतों में समृद्ध है। यह क्षेत्र उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ऑप्शन क्या गिवन, ये पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन गलत रहेगा। भाई, यह क्षेत्र उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये गलत है। मेघालय का जो पठार है वह सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है, न कि मानसून से। ठीक है, तो ये कहाँ से रहेगा, मेघालय का जो पठार है सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। ठीक है, जो विकल्प ऑप्शन 4 है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे ठीक है कि यह मुख्य प्रायद्वीपीय समूह से अलग है। इसमें कोयला, लौह अयस्क, सिलेमेनाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम जैसी खनिज स्रोत मिलती हैं। और जो फर्स्ट ऑप्शन था कि यह आगे गारो, मतलब जो मेघालय का पठार है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों में बटा हुआ है, तो ये सारे ऑप्शन ठीक रहेंगे, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? जो काली और सतलुज है उसके बीच में जो हिमालय बटा हुआ है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो काली और सतलुज नदियों के बीच जो स्थित हिमालय है, इसके भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय, देखिए ये पंजाब हिमालय किसको बोलते हैं, ये सारे आपने ऑप्शन, मतलब अगर ये पूछा जाए कि बाकी ऑप्शन को पढ़ लेते, पंजाब हिमालय के बीच में जो नदियां उनको सिंधु और सतलुज के जो बीच में जो भाग है नदियों के बीच में उसको बोलेंगे पंजाब हिमालय। और काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो भाग है उसको बोलेंगे नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो भाग है उसको बोलेंगे असम हिमालय। तो सिंधु और सतलुज के बीच में जो हिमालय है पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय है वो हो जाएगा नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा असम हिमालय। तो काली और सतलुज के बीच में हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी मतलब दक्षिण के, ये रहेगी अनाईमुड़ी, हमने पढ़ा था। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण, ये क्या है, अनाईमुड़ी है। यह केरल के इडुक्की जिले से
2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी में स्थित नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये डोडा बेटा किसकी रहेगी? नीलगिरी पर्वत की। और प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्षिण की सबसे ऊंची हो जाएगी अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक, मतलब पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो ये कौन सी रहेगी? अरावली। अरावली जो रेंज है, अरावली श्रृंखला है, उत्तर पश्चिम भारत की एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह श्रृंखला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद गुजरात में समाप्त होती है। अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है, अरावली की जो शिखर है सबसे ऊंचा, वो है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जो अरावली का हरियाणा में हिस्सा आता उसकी सबसे ऊंची हो जाएगी डोसी। बाकी पूरी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भाई भारतीय राज्य, ठीक है, उसमें हिमालय का सबसे ऊंचा कौन सा रहेगा? इन ऑप्शनों में से गिवन है कंचनजंगा। ठीक है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। विश्व की जो कंचनजंगा है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम राज्य में नेपाल सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है और फीट में 28,169 फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा, अब क्या हो गया, अरावली पूछा गया तो हरियाणा से रिलेटेड है, तो ये रहेगा, इसको बोल देते हैं दसी भी बोल देते हैं, ढूसी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अरावली हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाएगी? डोसी या धोसी लिख देते हैं, 652 मीटर है। धोसी की पहाड़ियां हरियाणा और राजस्थान के बीच की सीमा पर स्थित है। यह पहाड़ी च्यवन ऋषि की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। हरियाणा जीके में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि च्यवन ऋषि ने अपनी जो तप की थी, जो तपस्या की थी, वो कौन से पहाड़ी पर की थी? तो वो डोसी की पहाड़ी रहेगी, हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को डैश पर्वतमाला अलग करती है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? सतपुड़ा। सतपुड़ा भी बोल देते हैं, सतपुड़ा भी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी को सतपुड़ा नदी है जो नदी नहीं, सॉरी, पर्वतमाला है वो अलग करती है। तो नर्मदा नदी है जो सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी पूर्वी भाग से निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी, और बाद में अरब सागर में ये गिरती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला आती है? सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला डैश है? भाई मध्य भारत में मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा गुजरात तक फैली हुई है। विंध्य जो पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई मध्य प्रदेश में लगभग 600 मीटर से 900 मीटर के बीच में। आपने ये याद रखना है कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? विंध्य पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के तटीय मैदानों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और इनमें से उत्तर बताना आपने कौन सा है। तटीय मैदानों के बारे में है, तो देखिए, पश्चिम तटीय मैदान आधे डूबे हुए तटीय मैदानों का एक उदाहरण है। पूर्वी तटीय मैदान पतनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराता है। पूर्वी तटीय मैदान वृहद है और एक उभरते हुए तट का उदाहरण है। फोर्थ ऑप्शन है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदानों में अच्छे डेल्टा विकसित हुए हैं। तो उत्तर बताना इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से पहला, तीसरा और फोर्थ हो जाएगा सही, दूसरा गलत है। ठीक है, तो जो पहला है, तीसरा और फोर्थ ये सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि पूर्वीय तटीय मैदान पतनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के तटीय मैदानों में पश्चिमी तटीय मैदान पतनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराता है, न कि पूर्वीय तटीय मैदान। मतलब कौन सा मैदान है जो प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध कराता है? वो पश्चिमी तटीय है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या गिवन था? पूर्वी तटीय, तो पूर्वी तटीय गलत हो गया, तो ऑप्शन गलत है सेकंड वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या गिवन था कि पूर्वी तटीय मैदान करवाता है, लेकिन पूर्व की जगह कौन सा करवाता है?
पश्चिमी तटीय वाला करवा था, बाकी सारे ठीक है। अभी पश्चिमी तटीय मैदान आधे डूबे हुए तटीय मैदानों का उदाहरण है। पूर्वी तटीय मैदान वृहद है, मतलब फैले हुए हैं और एक उभरते तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा एक क्या बनता है, पूर्वी तटीय मैदान में क्या बनता है, एक डेल्टा बनते हैं। ये सारे हमने एसएस में पढ़े हुए हैं। बाकी सारे ऑप्शन ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें हमने कौन से क्वेश्चन किए हैं, जो इंडिया जीके के हैं भाई, पहाड़ों से रिलेटेड है, पठारों से रिलेटेड है, ठीक है, और पर्वतीय पठार मैदान इनसे रिलेटेड, और जो जनरल थे भाई, जो इंदिरा पॉइंट है, ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये सारे हमने इसमें किए हैं। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम इसके जो स्रोत वगैरह हैं, जल स्रोत है, अपवाह तंत्र है, घाटियां है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या आपने सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।